जब आपने सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द यानी मनोविज्ञान शब्द जब सुना होगा, तो आपके मन में एक जिज्ञासा आई होगी, क्या मनोविज्ञान सच में दूसरों के मन की बात समझ जाता है? क्या मनोविज्ञान पढ़ के हम भी दूसरों के मन की बात जान जाएंगे? क्या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो सिर्फ हमें देखकर ही हमारे मन की बात जान जाते हैं? ये सभी सवालों के जवाब आपको साइकोलॉजी में मिलते हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी साइकोलॉजी की पूरी सीरीज, जिसमें साइकोलॉजी को हम सिर्फ एग्जाम के लिए रटेंगे नहीं, बल्कि अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। और इसीलिए एक नए तरीके से आपके सिलेबस को नहीं, आपके नोट्स को डिजाइन किया गया है, क्योंकि सिलेबस तो आपका वही है। नोट्स को एक नए तरीके से डिजाइन करके आपके सामने लाया गया है, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। और जो साइकोलॉजी है, उसको डेली लाइफ़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका नोट्स है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस पूरे नोट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे, आगे जानेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के, कि ये पूरी तरीके से जो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हो कि ये एनसीईआरटी भी दिया गया है। तो इसी पे आधारित है, यही से कंटेंट को लिया गया है और थोड़ा-सा एक अट्रैक्टिव तरीके से एआई की मदद से आपको समझाने के लिए बनाने की कोशिश की गई है कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? संभवतः आपसे आपके अध्यापक ने कक्षा में पूछा होगा कि अन्य विषयों को छोड़कर आपने मनोविज्ञान क्यों लिया? तो देख सकते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर भी दी गई हैं। हम इसको इनोवेटिव तरीके से आगे समझेंगे। तो आप नीचे कमेंट करिएगा। इस वीडियो में मैं तो दोनों चीजें चलाऊंगा, यहाँ पे साइड में ये चीजें भी चलेंगी, एनसीईआरटी ओरिजिनल नोट्स, और साथ में जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है वो चीजें भी रहेंगी। आप नीचे कमेंट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या आपको ये वाला कंटेंट स्क्रीन पे शो कराया जाए, आप देखना चाहते हैं, या सिर्फ इसी कंटेंट को, जो नोट्स है, उसी को फुल स्क्रीन पे शो किया जाए। ये चीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये सीरीज स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्लास 11th की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें वीक में 3 दिन आपकी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए और आप अपना एग्जाम अच्छे से दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिंपल सा क्वेश्चन, कि आपसे भी क्वेश्चन पूछा गया होगा संभवतः, कि आपके अध्यापक ने पूछा होगा कि मनोविज्ञान आपने क्यों लिया, आप क्या सीखने की आशा करते हैं। और यदि आपसे यह प्रश्न पूछा गया है तो आपने क्या प्रतिक्रिया दी है। आप इस चीज को कमेंट में मुझे भी बताइएगा कि आपने साइकोलॉजी क्यों लिया है। क्या जबरदस्ती लिया है, किसी ने दिलवाया है, या आपका मन था साइकोलॉजी लेने का? ठीक है। इसमें कुछ सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए मैंने ले लिया है। स्वयं को जानने के लिए मैंने लिया है। दूसरों को जानने के लिए लिया है। लोग स्वप्न क्यों देखते हैं, इसके लिए लिया है। लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है। लोग एक दूसरे को क्यों पीटते हैं, ये चीजें जानने के लिए। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखें, बताया गया है कि मानव स्वभाव कैसा होता है। प्राचीन समय से अगर हम बात करें तो जो समस्त प्राचीन परंपराओं में जो मानव का स्वभाव बताया गया है, मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपराएं विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों का सामना करती है कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वह वैसा क्यों कर रहे हैं। ये यहाँ पर अभी जो इधर ये चीजें दी गई हैं, आपकी साइकोलॉजी के परिचय परिचय के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों होते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। ये अब इसको समझिए थोड़ा सा, ये क्या किया जा रहा है, ये आपके अंदर एक जिज्ञासा को पैदा किया जा रहा है। ये जो सिलेबस है बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है कि पहले आप जिज्ञासु बने।
पहले आपके अंदर जिज्ञासा है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, दूसरों को क्यों जानना है, दूसरे लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को क्यों पीटते हैं। ये एक जिज्ञासा डेवलप होना चाहिए। लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों रहते हैं? यदि वह जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं तो उन्हें अपने विषय में कैसा परिवर्तन लाना चाहिए? मतलब अपने विषय का मतलब है अपने बारे में। अपने बारे में वो क्या परिवर्तन लाएँ कि जो अब तक वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसकी जगह पर वो खुश रहने लगे। आगे इसमें देखें तो उपनिषद में, गीता में, बौद्ध दर्शन में, जैन दर्शन में, इन सब में मानव कल्याण की बात की गई है। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो आगे आपको साइकोलॉजी भी पढ़ने को मिलेगा, इससे रिलेट करके। आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक ज्ञान और मानव कल्याण। सभी तरह का ज्ञान, सभी ज्ञान की तरह मनोवैज्ञानिक ज्ञान भी क्या करता है? ये मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा योगदान देना चाहता है। यदि संसार दुखावार, मतलब संसार अगर पेनफुल है, पूरा संसार दुखों से भरा है, तो यह अधिकतर मनुष्यों के ही कारण है। अगर आप देखिए संसार में अगर दुख है तो दुख का कारण एक दूसरे मनुष्य ही है। ठीक है। अब हम उसी से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि घटनाएं, जैसे 11 सितंबर को क्या हुआ था? 11 सितंबर को अमेरिका पे हमला हुआ था। ठीक। या इराक में युद्ध की घटना घटी थी। दिल्ली में, मुंबई में, श्रीनगर में यहाँ पर निर्दोष लोगों के ऊपर बम फेंका गया, गोलियों का इनको सामना करना पड़ा। तो जो युवा मन है, युवा मन में कैसे अनुभव होते हैं, जो बदला लेने वाले आतंकवादियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब उनको क्या चीजें बताई जाती हैं, जो आतंकवादी होते हैं, युवा आतंकवादी, उनके उनमें क्या दिया जाता है कि वो क्या करते हैं, बदला लेने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं। ये अभी एक परिचय दिया जा रहा है आपको। आप अभी अगर यहाँ से थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आगे चल के चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी। यहाँ एक जिज्ञासा डेवलप की जा रही है आपके अंदर। अब मानव स्वभाव का एक उज्जवल रूप भी है। ये तो आपने देखा है, एक कैसा रूप? भयावह रूप, जहां पर इंसान दूसरे इंसान को मारना चाह रहा है। उसी का एक यहाँ पर उज्जवल रूप क्या है? आपने संभवतः मेजर एच.पी.एस. अहलूवालिया का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करिएगा। जिन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बावजूद वो बाद में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। तो उनमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का भाव कहाँ से जागृत हुआ कि आप सुनो, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, अरे यार कौन पढ़े, अभी तबीयत खराब है। और सोचिए, एक पर्सन जिसे लकवा मार गया है, पैरालाइज्ड हो गया है, वो पर्सन एवरेस्ट पे चढ़ गया, तो उसकी क्या मानसिकता रही होगी, क्या सोचा होगा उसने। वो चीजें साइकोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे, वो चीजें साइकोलॉजी के अंदर आप जानेंगे कि कैसे एक पर्सन इतनी विल पावर ले आता है, कैसे इतना कुछ उसके साथ होने के बाद भी वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि मानव में अद्भुत सहन शक्ति है, रिजिलियंस है, लक्ष्य, प्रेरणा और इच्छा शक्ति चमत्कार कर सकती है। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपके अंदर मोटिवेशन है, आपके अंदर विल पावर है, तो फिर आप कमाल कर सकते हैं। मनोविज्ञान मानव की संभावनाओं को समझने में सहायता करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान आपके अंदर कितनी संभावनाएं हैं, आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, आप क्या अचीव कर सकते हो, वो चीजें समझने में आपको हेल्प करेगी। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है कि आपने पढ़ा और बस एग्जाम पास कर लिया। ये आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए है। मनोविज्ञान का व्यापक अध्ययन क्षेत्र। अब इसमें हम क्या क्या चीजें अध्ययन करते हैं? चेतना, कॉन्शियस। कॉन्शियस यानी अभी जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हो, ध्यान दे रहे हो,
तो अभी आप कॉन्शियसली मुझसे जुड़े हुए हो, या अभी आपके पीछे कोई आवाज आ रही हो, कोई बुला रहा हो आपको, तो वहां पे फिर वो कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब जिन चीजों के प्रति अभी आप अवेयर हो उस समय, वो सब आपके कॉन्शियस में आती है, सब आपके चेतन में आती है। शोरगुल के मध्य अवधान पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे एक पार्टी हो रही है, अब पार्टी में बहुत शोर हो रहा है, फिर भी आपने अपने दोस्त की आवाज को सुन लिया, तो वो क्या है, वो है अटेंशन। अपने पारंपरिक विरोधी से फुटबॉल के खेल में विजयी होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास करने आदि की बातों का अध्ययन करता है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है, ये भी देखिए कि ग्रुप बिहेवियर, यहाँ पर कॉन्शियस की बात की गई, अटेंशन की बात की जा रही है, और फिर ग्रुप बिहेवियर कि जब लोग समूह में होते हैं तो समूह में उनका व्यवहार अलग हो जाता है। वही पर्सन जब अकेले होते हैं तो उनका व्यवहार अलग हो जाता है, लेकिन समूह में उत्साह में आकर वो कुछ अलग ही कर जाते हैं। कि मैच जीत गए तो विरोधी टीम को हरा दिया, तो उसके जो समर्थक थे उनका दुकान ही फूंक दिया। मनोविज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। मनोविज्ञान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह ऐसे सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, परंतु इसने हमारी सोच को, हमारी समझ को बढ़ाया है। ठीक है, और इन गोचरों का अर्थ हम समझने लगे हैं, मतलब जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब का हम अर्थ समझने लगे हैं। मनोविज्ञान की विशेषता क्या है, तो जो ये मनोविज्ञान शाखा है को सबसे अधिक वांछित करने वाली बात यह है कि यह अन्य विज्ञानों के विपरीत मनोविज्ञान आंतरिक मनुष्यों द्वारा आंतरिक एवं स्वयं स्वयं मनुष्यों द्वारा अपने प्रश्नों में समाहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर का अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे लाइफ बेटर हो सकती है। अब यहाँ से हम क्या की पॉइंट ले सकते हैं, की पॉइंट क्या ले सकते हैं कि मनोविज्ञान हमें स्वयं को, दूसरों को और समाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान हमें स्वयं को, दूसरों को और समाज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यह मानव समस्याओं की जड़ों को समझने में योगदान करता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज क्या है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है, कैसे हो रहा है। मनोविज्ञान केवल प्रश्न नहीं, संभावनाओं का भी विज्ञान है, समझे। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इस चीज को हमने अभी इसमें इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन है, होता है। प्रथम, क्योंकि वह सर्वदा विकसित होता रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वही चीजें यहाँ पर भी, अब आप नोट्स पे आ जाइए, इस पे अपने नोट्स पे, कि इसको जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को परिभाषित करना काफी कठिन था। बहुत सारी चीजें इसमें आई है। पहले हम देखें तो पहले इसमें बताया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, फिर बाद में इसे चेतना का विज्ञान बोला गया, मन का विज्ञान बोला गया, फिर धीरे धीरे करते करते इसे फिर व्यवहार का विज्ञान, फिर मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान, और लास्ट में जो परिभाषा आई, वो परिभाषा क्या आई कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या बोला गया कि इसको परिभाषित करना कठिन है क्योंकि ये सर्वदा विकसित होती रहती है। कोई भी साइंस है, उसमें नए नए खोज होते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वो नई नई चीजें समझ में आती है, नई नई चीजें जुड़ती जाती है, तो वो विकसित हो रहा है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि जिन गोचरों का अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। अब जिन फंडामेंटल्स का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, उन्हें हम किसी एक परिभाषा में नहीं पिरो सकते। और यह बात मनोविज्ञान के लिए और भी अधिक सत्य है क्योंकि जो इसका कार्य क्षेत्र है वो और भी ज्यादा व्यापक है। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं इसका।
ये दो भाषाओं साइकी और लोगोस से मिलकर बनी है, जहाँ पे साइकी का अर्थ होता है मन या आत्मा, और विज्ञान लोगोस मतलब विज्ञान, तो ये ग्रीक शब्द से है मनोविज्ञान। इसको याद भी करते चलिएगा, मनोविज्ञान की किस जो साइकोलॉजी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। साइकोलॉजी वर्ड किससे मिलकर बना है? दो ग्रीक वर्ड से, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अध्ययन आत्मा या मन, और लोगोस का अध्ययन विज्ञान या अध्ययन करना। तो जो शुरुआत में क्या माना गया कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा या मन का अध्ययन करता है। शुरुआत में क्या माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा या विज्ञान का अध्ययन करता है। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो मनोविज्ञान इससे कहीं अधिक व्यापक है। आज के समय मनोविज्ञान बहुत ही ब्रॉड टर्म में आ चुका है। ठीक। अब समय के साथ इसमें परिवर्तन कैसे हुआ? जैसे भूतकाल में मनोविज्ञान का केंद्रीय बिंदु था आत्मा और मन, बाद में इसमें चेंजेस आए, इसे चेतना का विज्ञान कहा गया, मैंने बताया। फिर चेतना की उपयोगिता का विज्ञान कहा गया, और धीरे धीरे करते करते बाद में क्या बोला गया कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान मानव अनुभव व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। मनोविज्ञान मानव के अनुभव, जो आप अनुभव करते हो, और जो आपका व्यवहार है, उस व्यवहार के पीछे उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस की विवेचना करता है, उस प्रोसेस को इंटरप्रेटेट करता है। ठीक है। अब अध्ययन का व्यापक क्षेत्र, मतलब हम मनोविज्ञान में व्यक्तिक लेवल पे भी अध्ययन करते हैं कि एक पर्सन का इंडिविजुअल अध्ययन कर रहे हैं, हम दो पर्सन का भी अध्ययन करते हैं, हम एक ग्रुप का भी अध्ययन करते हैं, और ग्रुप के साथ साथ फिर एक संगठन, जैसे एक कंपनी है या एक कोई ग्रुप, एक संगठन है, उसका भी अध्ययन करते हैं। और अध्ययन की विधियां भी बदलती गई है। अध्ययन की विधियां उस तथ्य पर निर्भर करती है जिसका हम अध्ययन करते हैं, और मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से करता है। ठीक है। तो लास्ट में जो औपचारिक परिभाषा आई वो क्या आई कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विविध संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। मेनली जो इसकी परिभाषा आई वो आया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? तो मनोविज्ञान बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, इसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहां पर एक चीज और जोड़ा गया है, एक्सपीरियंस को। मनोविज्ञान की परिभाषा में एक्सपीरियंस को भी जोड़ा गया है। ये एआई से निकला हुआ है, तो यहाँ पे कुछ कुछ स्पेलिंग कई बार मिस्टेक है, जैसे मानसिक प्रक्रियाएं मतलब मेंटल प्रोसेस हो जाएगा, इतना तो आप समझ ही जाओगे। यहाँ पर देखिए वही चीजें यहाँ पर भी बताई गई है। अब यहाँ पर मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव और व्यवहार की बात की गई है, उसी चीज को यहाँ पर आपको समझाया गया है। जब हम किसी बात को जानने, स्मरण करने, चिंतन करने, समस्या का समाधान करने के लिए सोचते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मानसिक प्रक्रियाओं का अपने उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। ये मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर परिलक्षित होती है। जैसे आप कुछ सोच रहे हो, आगे देखते हैं, परंतु मानसिक प्रक्रियाएं और मस्तिष्क की क्रियाएं एक नहीं है। आपके जो ब्रेन का वर्क है और जो आप सोच रहे हो, वो दोनों अलग अलग होती है। ठीक है। वो आप आगे पढ़ेंगे, जो आप बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर वाले चैप्टर पढ़ेंगे। मन का कोई भौतिक स्वरूप या अलग अवस्थित नहीं होता है, यह हमारे अनुभव और संसार के साथ अंतःक्रिया से विकसित होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि किसी गणितीय समस्या का समाधान करना, किसी बात को स्मरण करना, किसी स्थिति पर विचार करना। तो अब ये देखिए, सोचना हो गया, स्मरण करना हो गया, समस्या का समाधान करना हो गया, ये भी सोचना ही है। ठीक। तो हम अलग अलग, ये सभी मानसिक प्रक्रियाएं हैं।
इसके बाद अनुभव आता है कि आप एक्सपीरियंस क्या कर रहे हो। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होता है, मतलब हम अनुभव, सबका अनुभव अलग अलग है, इसलिए हम उसको ऑब्जेक्टिव नहीं बता सकते। हम सीधे दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण नहीं कर सकते। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभव को जान सकता है और उनके प्रति सचेतन हो सकता है। ठीक है। तो अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है और आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होता है। अनुभव क्या है? अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा है। अनुभव जैसे हमने आइसक्रीम खाया है, ठीक है। तो आइसक्रीम खाया, हमने खाया है, तो आइसक्रीम खाने का क्या अनुभव रहा, उसका स्वाद कैसा है, वो कैसा लगा हमें, वो हमें ही पता होगा ना। हमारे अनुभव को कोई दूसरा तो बता नहीं सकता। तो अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभव को जान सकता है और उनके प्रति सचेतन हो सकता है। अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है और आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होता है। अब कई बार यहाँ पर ये पॉइंट समझिए कि आंतरिक और बाह्य दशा से कैसे प्रभावित होता है। आपने आइसक्रीम खाया, आज बहुत अच्छा लगा है, अगर आप खुश हो तो। लेकिन किसी दिन आपका मन उदास है, आप अंदर से दुखी हो, तो उसी आइसक्रीम का वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट आपने पहले खाया था। तो अनुभव हमारी आंतरिक और बाह्य दशा यानी हमारे किसी क्लोज को बीमारी हो गई है या कुछ कोई घटना घट गई है, तो वो भी हमारे अनुभव को प्रभावित करती है। अब जैसे अनुभव के उदाहरण देखा जाए, अंतिम सांसें गिन रहे रोगी की पीड़ा, शोकाकुल होने पर होने वाली मनोवैज्ञानिक पीड़ा। अब जैसे कोई अंतिम सांस गिन रहा है, तो वो उसी का अनुभव होगा ना, हम उस चीज को तो अनुभव नहीं कर सकते। रोमांस करते समय होने वाले धनात्मक अनुभूति, कोई पर्सन है, अब वो रोमांटिक सिचुएशन में वो क्या फील कर रहा है, क्या पॉजिटिव चीजें उसके दिमाग में आ रही है। योगी अगर ध्यान कर रहा है तो उसे क्या अनुभव हो रहा है, नशीली दवाइयों को यूज कर रहा है तो उसे क्या अनुभव हो रहा है। और एक ही सिचुएशन में लोग अलग अलग तरीके से भी अनुभव करते हैं। जैसे एक ही परिस्थिति है, अब गर्मी है, भीड़ है, बस है, लेकिन वही सेम सिचुएशन अगर आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक पे जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, तो आपको गर्मी, भीड़ और बस, ये बस असुविधा का अनुभव होगा। लेकिन उसी सेम सिचुएशन में अगर आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहे हो, तो वो वहां पर उतनी असुविधा का अनुभव आपको नहीं होगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार हमारी क्रियाओं, अनुक्रियाओं अथवा प्रतिक्रियाओं का समुच्चय होता है, मतलब एक ये सेट है। किस चीज का सेट है? जो हमारा एक्शंस होते हैं या रिस्पॉन्स होता है, उसका एक सेट होता है। जब भी हमारे सामने कोई उद्दीपक आता है, उद्दीपक क्या हुआ? स्टिमुलस, कोई भी ऐसी चीज जो आपको व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, वो सभी उद्दीपक के अंतर्गत आती है। उद्दीपक के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझिए आप कि जब कोई उद्दीपक हमारी तरफ आता है, जैसे मान लीजिए उद्दीपक जैसे कोई आपके सामने गाड़ी आ रही है, ठीक, तो पलके खुलना बंद होना सामान्य परिवर्तन कहलाता है। अब आपकी तरफ कोई गाड़ी चली आ रही है एकदम से, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप वहां से हट जाओगे। या कोई मक्खी आपकी तरफ आ रही है, एकदम आंखों में घुसी जा रही है, तो आपकी पलकें तुरंत अपने आप बंद हो जाएंगी। तो जब भी हमारे सामने कोई उद्दीपक आता है, तो हमारी पलकें, मतलब हमारी जो एक्टिविटीज है वो अपने आप होती है। व्यवहार सामान्य या जटिल भी हो सकते हैं, कम समय तक या दीर्घकालिक तक बने रहने वाले भी हो सकते हैं। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ व्यवहार कोवर्ट होते हैं, अप्रकट होते हैं, जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम के टाइम पे अब दिल धड़क रहा है, तो कोई दूसरा तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता ना। समस्त व्यवहार बाह्य या आंतरिक उद्दीपकों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होते हैं। परीक्षा के समय हृदय का धड़कना, मित्र के साथ, मतलब मित्र के साथ मूवी देखने जाना, शतरंज खेलते समय हाथ की मांसपेशियों का फड़कना, ये सभी क्या है? ये सभी व्यवहार के एग्जाम्पल हैं। जैसे
यहाँ पर देखिए, अगर आप बाघ को देखते हैं तो आप दौड़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि बाघ है, भाग जाना चाहिए? आप सोचते नहीं है, आप देखें और आप तुरंत दौड़ने लगते हैं। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। मनोविज्ञान आत्मा और मन का अध्ययन से विकसित होकर एक वैज्ञानिक साइंटिफिक ब्रांच बना। ठीक है, पहले इसे आत्मा और मन का विज्ञान माना गया, फिर बाद में एक साइंटिफिक ब्रांच बना जहां पे माना गया कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का व्यवस्थित उपयोग करता है। अध्ययन के स्तर पर इसे हम व्यक्तिक, द्विजन, समूह और संगठनात्मक रूप में अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान किससे बना है? साइकिक और लोगोस से मिलकर बना है। इसके अध्ययन के मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव और व्यवहार। अनुभव आत्मपरक होते हैं, व्यवहार प्रकट और अप्रकट होते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे एसआर मॉडल दिया है कि अगर उद्दीपक आपके सामने आया है तो आप रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने व्यवहार के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम मनोविज्ञान को एक ब्रांच के रूप में देखेंगे। सॉरी, ब्रांच नहीं, एक डिसिप्लिन के रूप में देखेंगे, एक साइंस के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी और आप क्या इसमें इम्प्रोवाइजेशन चाहते हो, क्या चेंजेस चाहते हो, इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।